नवाब कल्लन साहब की ज़मीन का जो मामला है, एमएलए क्वार्टर वगैरह टूट गए, और कप्तान फैज़ मोहम्मद साहब जिसके 3-4 किलोमीटर आगे है, इन दोनों ज़मीनों का डेवलपमेंट, इनका अतिक्रमण हटाना, सरकार से कब्जे में लेना, ये प्रक्रिया अभी भी बिल्कुल अजर-जुल में दोनों। अभी इसमें कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिल पाई। 2013 से गवर्नमेंट का जो माइनॉरिटी हॉस्टल का मामला है, तो 2-3 जगह ज़मीन अलाट भी हुई लेकिन नहीं बन पाया, अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है। क्या ये इसमें आप लोग बनाने में विफल रहे या बन सकता है अभी भी बन सकता है? जयपुर में नशे का जो कारोबार है, नशे का इतना बड़ा बढ़ चुका, खासकर ओल्ड सिटी में, तो इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें सुनने में आती हैं कि पुलिस वाले एक्शन तो लेते हैं, लेकिन वो नशेड़ी वगैरह को जो पकड़ते हैं तो सप्लायर वगैरह बीच में आ जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे एक रात बाद छोड़ देते हैं। तो आपके क्षेत्र में भी 4-5 थाने हैं, तो इस पे कोई प्रभावी कार्रवाई क्या आप 5 साल में कर पाए ताकि नशे का जो बाजार गर्म है इस पे कोई रोकथाम लगे? हमने अगर सबसे कम आप देखोगे तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आदर्श नगर के विधायक और राजस्थान माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रफ़ीक खान साहब से, जो हमारे साथ हैं। रफ़ीक खान साहब, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो सबसे पहले तो आपने जो इस 5 साल में अपने क्षेत्र में जो डेवलपमेंट किया है, उसमें कितना बजट आपने खर्च किया है जो क्रियान्वित हुआ है, जो जिसके शिलान्यास उद्घाटन जो भी हो गए? देखिए, ऐसा है कि करीब एमएलए की बात करूँ तो वो तो हम लगभग खर्च कर चुके। इस साल के पैसे में कुछ पैसा बाकी था तो वो अभी हमने सारा सब कामों के लिए पैसा दे दिया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आदर्श नगर विधानसभा ऐसी विधानसभा है कि पूरे राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा पैसा जिस विधानसभा में खर्च हुआ, और ऐसी विधानसभा की अगर आप लिस्ट बनाओ तो उसमें शायद पहले 10 विधानसभाओं में से आदर्श नगर विधानसभा होगी। जब मैं यहाँ विधायक बना, मतलब 1500-2000 करोड़ के लगभग का टोटल मेरे को लगता है कि काम राजस्थान आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। और जब मैं विधानसभा में एमएलए बना और चुनाव प्रचार में गया था एमएलए बनने से पहले, तो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नज़र आ रही थी। और बनने के बाद में मैंने सबसे पहला जो प्रण लिया कि मैं पानी, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पानी कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, पानी एक बेसिक नेसेसिटी है, ज़रूरत है आम आदमी की या लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। पानी सबसे पहले चाहिए। जैसे रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानस चून। पानी के बगैर कुछ नहीं धरती के ऊपर। और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर करीब 1 लाख लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं था। टैप वाटर नहीं था, नल नहीं था। नल होना तो दूर की बात, नल का नए नहीं लिखा गया। आगरा रोड के ऊपर, जिसमें करीब 50,000 वोट रहते हैं और जिसमें करीब 2 वार्ड और 3 पंचायतें हैं, उन सभी जगह के ऊपर आगरा रोड पे बीसलपुर का पानी नसीब नहीं था। आदमी बीसलपुर का कोई भी पानी नसीब नहीं था। टैंकरों से, जो मकान में रहने वाले लोग थे वो टैंकरों से पानी खरीदते थे और टैंकरों से पानी सप्लाई करते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे ऊपर था। और करीब 25,000 वोटर रहते हैं जो वार्ड नंबर 97, 96, 98, जो जवाहर नगर कच्ची बस्ती है, जो सभी लोग बरसों से जानते हैं, जिसमें न पानी था, न सड़कें थी, न लाइन थी, न बिजली थी, कुछ भी नहीं था। और मुझे आज खुशी है, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कितना बड़ा काम मुख्यमंत्री ने हमें दिया और हमने उसको अंजाम पहुँचाया। और पूरे क्षेत्र में जिसमें 1 लाख लोगों को पानी नहीं मिलता था, उस क्षेत्र के अंदर 1 लाख लोगों को हम टैप वाटर दे पाए। इससे बड़ी उपलब्धता और कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, बीसलपुर के पानी के अलावा जो बोरिंग करवाए, वो टोटल पूरे विधानसभा में कितने होंगे जो आपने करवाए हैं? करीब उनकी संख्या 150-200 से ज़्यादा है। एग्जैक्ट काउंटिंग तो अभी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जब पहली बार जब हम सरकार में आए, तब कंटिजेंसी प्लान बना के, जब ये लग रहा था कि बीसलपुर का पानी नहीं पहुंचेगा 2019 में,
तो हमने 700 बोरिंगों की एक शुरुआत करी। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 के आसपास मोटा मोटी बोरिंग हमने जो इन 5 सालों में कराए। बोरिंगों की संख्या तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो 5 सालों में हमने जो बोरिंग कराए उनकी संख्या 200 से अधिक है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि बोरिंग हमने कराए और एक कंटिजेंसी प्लान के तहत कराए, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल हम अपनी स्कीम को लेके साथ में चले। और जब बीडी कल्ला जी मंत्री थे तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये लक्ष्मण डूंगरी खाली पड़ी हुई है और लक्ष्मण डूंगरी को अपने को वापस से चालू करनी चाहिए। तो एक योजना बनी जिसमें 168 करोड़ रुपए के लगभग की राशि का प्रयोजन किया गया और फिर उसके बाद में उसके टेंडर किए गए। वो राशि थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को, कि उन्होंने उसको अंजाम दिया और उसको अप्रूव की। तो एक योजना तो हम करीब 70 करोड़ की योजना तो हम आगरा रोड पे लागू कर पाए, 5 करोड़ की योजना हम जवाहरनगर कच्ची बस्ती में लागू कर पाए और करीब 250 करोड़ की एक योजना हम पूरे शहर के लिए, जो लक्ष्मण डूंगरी, पहले रामगढ़ से पानी आता था लक्ष्मण डूंगरी के अंदर, तो उसको दे पाए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो अभी क्या है, हम जिस तरह से सप्लाई करते थे वो प्रेशर पंप से सप्लाई होता है पानी, तो टेल एंड पे ऊंचाई वाले इलाकों में प्रेशर पंप का लास्ट वाले हिस्सों में प्रेशर कम हो जाता है, ऊंचाई वाले हिस्सों में प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन जब आप लक्ष्मण डूंगरी को चालू कर लेते हो, जो अभी हम बहुत जल्दी हम चालू करने जा रहे हैं, तो पूरे एरिया को जो ऊंचाई से पानी आता है तो उसमें सारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। मुझे खुशी है इस बात की कि न केवल पानी बल्कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में जब मैं विधायक बना और मैंने देखा कि हर गली मोहल्ले में प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और वो मरीज, गरीब आदमियों उतनी फीस दे नहीं पाते हैं, उतना इलाज झेल नहीं पाते हैं, तो एक हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत मैंने महसूस की। टोटल 70 सालों में जहाँ 8 डिस्पेंसरियाँ और हॉस्पिटल मिला के हेल्थ सेंटर्स थे, वो हेल्थ सेंटर्स, वो डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, वो टोटल जो 8 थे, मैंने 4.5 सालों में 9 और खोल दिए। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुख्यमंत्री का किसी हेल्थ के मामले में किसी विधानसभा में नहीं हो सकता। मतलब एक विधानसभा के अंदर आप एक सैटेलाइट हॉस्पिटल खोल दो, 5-5 डिस्पेंसरियाँ, 6-6 डिस्पेंसरियाँ खोल दो और 3-2 जनता क्लिनिक खोल दो, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे यहाँ मोती डूंगरी रोड पे हमने एक 150 बेडेड सैटेलाइट हॉस्पिटल खोला। हमने आगरा रोड पे 4 हॉस्पिटल खोले, एक 30 बेडेड खोला, 3 डिस्पेंसरियाँ खोली, हमने 2 जनता क्लिनिक खोली आज़ाद नगर और वन विहार में, हमने 2 डिस्पेंसरियाँ ऊपर खोली, एक शहर के अंदर 4 दीवारी के अंदर और एक आमागढ़ के अंदर। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसको टारगेटेड ये नहीं किया हो कि भी यहाँ मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी हमें लागू की जानी चाहिए। इनमें जो आपने खोले हैं हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, इनमें स्टाफ की क्या पूर्ति है या कमी है अभी भी? सभी हॉस्पिटल्स में स्टाफ है। जो मेडिकल, जो हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल खोली वो तो फॉर्चुनेटली पार्ट था, एक मोबाइल सर्जिकल हॉस्पिटल रन करता था, यहाँ खूब स्टाफ था, लेकिन वो रन ढंग से नहीं कर पा रहा था। तो मैंने मुख्यमंत्री से गुजारिश की कि यहाँ स्टाफ सब है, सारा साधन है, सब चीज़ मौजूद है, खाली अब मोबाइल सर्जिकल की इतनी अहमियत नहीं है, तो हम इसको सैटेलाइट खोल दें तो ये स्टाफ रोज़मर्रा की बीमारियों में आड़े आ जाएगा, रोज़मर्रा की बीमारियों का इलाज होगा। तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि स्टाफ भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है, और रोज़ मेरी विधानसभा के अंदर 5,000 से ज़्यादा लोग बाग फ्री इलाज लेके जा रहे हैं। ये एक विधानसभा के लिए इससे बड़े गौरव की बात नहीं हो सकती। अच्छा, अपने जो स्कूल कॉलेज आपके यहाँ कितने प्रमोट हुए, कितने नए खोले आपकी विधानसभा में? करीब 8 तो हमने प्राथमिक विद्यालयों से अपर प्राथमिक विद्यालय, अपर प्राइमरी स्कूल को क्रमोन्नत किया। हमने करीब 4 स्कूल हमने नए खोले, जिसमें एक अभी खुलने जा रहा है, और करीब 8 और 9 के बीच की संख्या है जो हमने माध्यमिक स्कूलों को और अपर प्राइमरी को हमने हायर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील किया। इसके अलावा जो हमने सबसे बड़ा अचीवमेंट इसमें किया, हमने 10 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, जो कि
पूरे जयपुर की 19 विधानसभाओं की अगर महात्मा गांधी स्कूल की गिनती करोगे तो सबसे ज़्यादा आदर्श नगर में खुली। आप इस बात की कल्पना करो कि आज जो बच्चा नर्सरी में फर्स्ट क्लास में जो एडमिशन ले रहा है इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वो बच्चा एक गरीब आदमी का बच्चा है, एक रिक्शा चालक का बच्चा है, एक ठेले वाले का बच्चा है, एक मजदूर का बच्चा है। उस आदमी को हमने ये फ़ायदा दे दिया कि वो आदमी, उसका बच्चा, उसके सेठ के बराबर, किसी परचूनी की दुकान पे आदमी काम करता है तो मालिक के बच्चे के बराबर 10 साल के बाद का दृश्य आप सोचो कि वो बच्चा फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलेगा, इंग्लिश माध्यम से पढ़ेगा। अपन हिंदी अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं क्योंकि हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन जब उसकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से होगी, वो अपने फादर मदर को अंग्रेज़ी में पढ़ के उसके मतलब बताया करेगा। आज सारी चीज़ जो अपन मोबाइल सबके हाथ में है, दुनिया मुट्ठी में है, उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ सर्च करने चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का पहला बैरियर आता है। तो वो बच्चे जो वाकई समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े थे, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी हैसियत नहीं थी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने की, मुख्यमंत्री ने वो योजना साकार की और उन आदमियों के सपने साकार किए जो आदमी समाज के आखिरी पंक्ति में खड़ा होता था। आज उनको हम अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में एडमिशन दे रहे हैं। 10 साल बाद राजस्थान के अंदर एक अभूतपूर्व दृश्य आपको देखने को मिलेगा। लिटरेसी रेशो बढ़ा हुआ मिलेगा और राजस्थान का हर बाशिंदा, हर स्टूडेंट फर्राटेदार अंग्रेजी। कॉलेज अपने यहाँ कोई नया खुला है? आगरा रोड पे हमने एक कॉलेज खोला नया। आगरा रोड पे करीब आदर्श नगर विधानसभा की पॉपुलेशन की बात करें तो 70-75 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन है और टोटल वोटर्स की बात करें तो करीब 50-55 हज़ार वोटर हैं। लेकिन वहाँ बगरू विधानसभा क्षेत्र भी आता है और वहाँ बस्सी विधानसभा क्षेत्र भी आता है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ 25-30 हज़ार बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में, जयपुर की सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते तो या तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो या जयपुर में आओ, कोई संसाधन उनके लिए नहीं था। तो मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि हमने एक कॉलेज उनको खोल के दिया। और ये कब खुला ये भी बता दूं आपको, सारी सरकार बाड़ेबंदी में थी। 36 कॉलेज, भंवर सिंह जी भाटी मंत्री थे, 36 कॉलेज खोलने जा रहे थे। मैंने हाथ पकड़ के गुजारिश की कि मेरे को मुख्यमंत्री ने आज चौकीदारी में लगा रखा है, एक चौकीदारी का एक फ़ायदा चौकीदार को दे दो, एक कॉलेज हमारा आदर्श नगर में सैंक्शन। बाड़ेबंदी में तो जिन विधायक ने जो कहा वो सबके काम हो गए थे। ऐसा करने का मेरा कोई मंशा नहीं थी और न मैंने ऐसा किया कहीं भी। लेकिन मेरे सामने जब फाइल अप्रूव हो रही थी कॉलेजेस की तो मैंने भी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा भी मैं इस चीज़ से मेरे क्षेत्र के लोग बाग वंचित हैं। जब आप 36 कॉलेज खोल रहे हो, 35 कॉलेज खोल रहे हो, तो एक 36वां कॉलेज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी खोलो। वो मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहना पड़ रहा है कि कहता हूँ गौरव के साथ में कि हमारे यहाँ अब वो कॉलेज बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। उसको जिस जगह कॉलेज चल रहा है उस कॉलेज के लिए मैंने 22,000 मीटर ज़मीन, 20,000 मीटर ज़मीन JDA से अलॉट करा दी है। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना रहा हूँ वहाँ 2 करोड़ 2.5 करोड़ की लागत से। एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे क्षेत्र के अंदर है। क्षेत्र की जनता बहुत प्रभावित है। कम्युनिटी सेंटर्स हमने बनाए, कई सारे कम्युनिटी सेंटर्स की नींव रखी। एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर, मैं कह सकता हूँ कि जयपुर में सबसे कंफर्टेबल रहने वाला एक कम्युनिटी सेंटर, करीब 15,000 गज से ज़्यादा ज़मीन में बना हुआ एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जो हम फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जन जन को हमने सरकार की ट्रांसपोर्ट नगर वाला जन जन को हमने सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया है। कोशिश की गई है, जहाँ काम का क्राइटेरिया ये है कि जहाँ डेवलप्ड एरिया है वहाँ डिमांड दूसरी है, जो अंडर डेवलपमेंट है उनकी डिमांड दूसरी है, जो अनडेवलप्ड है उनकी डिमांड दूसरी है। अच्छा, ये जो स्लम्स हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं, स्लम्स हैं, उनकी डिमांड दूसरी है। हमने सबको कैटेगरिकली डिवाइड करके और उनमें जो काम की नेसेसिटी जहाँ थी वो सब काम हमने करने की कोशिश की। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आदर्श नगर विधानसभा एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, मनमोहन सिंह जी अपने यहाँ से जो पूर्व प्रधानमंत्री राज्यसभा में हैं, तो उनसे भी शायद किसी स्कूल में कुछ लगा है MP कोटे का? हमने एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली और खोलने के साथ ही हमारे यहाँ से
जिस साल हमने खोली उससे पहले साल में ही मनमोहन सिंह जी यहाँ से राज्यसभा सांसद बने, तो मैं उनसे मिला और मिलकर के मैंने गुजारिश की पूर्व प्रधानमंत्री जी से कि आप राजस्थान के एमपी बन गए हो, राजस्थान से आपका नाम जाता है, तो राजस्थान में जो हम एक जयपुर में सबसे अच्छी स्कूल खोल रहे हैं और क्यों ना उसके अंदर आपका एमपी लैड यूज़ किया जाए। मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे उसमें 45 लाख रुपए दिए और 45 लाख रुपए उन्होंने दिए, फिर मेरे को उसी स्कूल के लिए 65 लाख रुपए वेणुगोपाल जी ने भी दिए। तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसके ऊपर बड़े बड़ों का आशीर्वाद रहा है, बड़ी बड़ी लीडरशिप का आशीर्वाद रहा है, और उसमें मनमोहन सिंह जी के एमएलए एमपी कोटे से 45 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आप देखोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जयपुर की सबसे अच्छी और सर्वाधिक लोकप्रिय स्कूल की अगर आप बात करोगे तो आदर्श नगर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का नाम सुनहरी अक्षरों में और सबसे ऊपर आएगा। अच्छा, ये जो अपने छोटे वार्ड बन गए नगर निगम के, उसमें गलियां पतली तो बहुत सी जगह जो सड़कें नालियां इसके लिए पार्षदों में कि भाई ये एरिया इसका है, ये एरिया इसका है, अधिकारी इस पे इस मामले में खास तवज्जो नहीं देते, आधी गली बन गई, इधर की बन गई, उधर की बन गई। समग्र विकास है। एक गली या गली को देख करके प्लानिंग नहीं करी गई। जब मैं एमएलए के चुनाव में यहाँ पर जब जाता था तो मैं लोगों से वादा करता था कि मैं यहाँ सीवरेज लाइन का काम करूँगा, मैं यहाँ पाइपलाइन का काम करूँगा, मैं यहाँ सड़कों का काम करूँगा। आज जब मैं देखता हूँ तो जो मुख्य रूप से सभी सड़कें हैं, चाहे वो पहाड़गंज वाली सड़क हो, चाहे वो माता के मंड वाली सड़क हो, चाहे आरएसी की रोड हो, जो शहर के अंदर कॉम्प्लिकेटेड सड़कें थी जिनका काम किसी न किसी कारण से रुका हुआ था, वो सब सड़कें हमने बनवा दी है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कहते हुए और आपको बताते हुए कि जितना पैसा हमने सड़कों पे आदर्श नगर में खर्च किया है शायद ही किसी विधानसभा क्षेत्र में खर्च हुआ हो। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हर बार हमें 10-10 करोड़ रुपए तो दिए ही दिए सड़कों के लिए। इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार उन्होंने मेरे को करीब 65 करोड़ रुपए सड़कों के लिए अतिरिक्त दिए। 25 करोड़ रुपए मेरे को आगरा रोड के लिए दिए पंचायतों के लिए, 20 करोड़ रुपए मेरे को वार्डों के लिए दिए, 10 करोड़ मेरे एमएलए कोटे के लिए दिए, और करीब 65 करोड़ ही नहीं, मेरे ख्याल से और 10-20 करोड़ ज़्यादा होंगे, करीब 20 करोड़ रुपए मेरे को जेडीए से दिए। तो ऐसा समन्वय बैठा है आदर्श नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कि सड़कों की बाहर आई हुई है। कई दफ़े ऐसा होता है कि हम सड़क खोदते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं दोबारा बनाने की, तो क्षेत्र के कुछ लोगों की डिमांड आती है कि मैं इसमें सीवरेज कनेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे को पानी की लाइन लेनी है। तो उसमें ये कभी कभी ऐसा ज़रूर हो जाता है कि हम सीवरेज टेस्टिंग के लिए, पानी की लाइन के लिए, आपने भी एक पहले इंटरव्यू लिया और किसी लोगों ने कहा कि 2 महीने से खुदी हुई है। ऐसा कुछ नहीं था, करीब 15 दिन उस सड़क को खुदे हुए। और जब हम कोई सड़क खोदते हैं तो कोई बिना रीज़न नहीं खुदती है सड़क। कहीं सीवरेज का काम है, कहीं पानी का काम है, कहीं सड़क का खुद का काम है। जहाँ खाली सड़क खुद के सड़क बननी है वो तो हम इमीडिएट डाल देते हैं, इधर खोदी उधर डल गई। लेकिन जहाँ हमें सीवरेज रिपेयर करनी है तो जब तक हम उसको रिपेयर नहीं कर दें, जब तक हम उसका नया निकास, नया रास्ता नहीं बना दें, तब तक सड़क बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज बनाए और कल वापस खोदनी पड़ जाए। तो वॉल सिटी के अंदर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आवागमन रुके नहीं, आम आदमी की सीवर लाइन और पानी की लाइन की तकलीफ ना हो, और उनको मेंटेन करते हुए, उनको चलाते हुए हम नई लाइन और नया सड़क कैसे डालें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मैं समझता हूं कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में हम इन सब कार्यों को करने में कामयाब रहे हैं, और उसका कारण एक ही है कि हमने बहुत प्लानिंग से काम किया और मुख्यमंत्री ने जो मांगा वो दिया, और इसी का कारण है कि आज पूरा राजस्थान डेवलपमेंट की ओर है। अच्छा, जो आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, तो पूरे राजस्थान में से उसमें प्रकरण आते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के अलग अलग वर्ग से, कोई भी कितने प्रकरण आए आपके पास, उनका कितना निस्तारण हो गया? प्रकरण खूब आए, और करीब मैं ये कह सकता हूँ कि 40-45 प्रकरण बहुत सीरियस नेचर के थे। हमने उन सब पे काम किया। प्रकरण का डेली बेसिस पे निस्तारण होता है और मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ उन सब कामों की। मुझे खुशी है कि न केवल प्रकरणों का निपटारा किया, बल्कि मैंने हर ज़िले में जाकर के जन सुनवाई भी की, लोगों से मिला भी, उनकी तकलीफ़ें भी समझी, और कहीं इनजस्टिस हो रहा था तो वो उसको रुकवाने में भी मैंने काम किया, और न्याय दिलाने में मदद ही नहीं की
न्याय दिलाया भी। तो माइनॉरिटी कमीशन ने अपना काम बखूबी किया। एक बात की मुझे बहुत तकलीफ कि मैंने मुख्यमंत्री से 50 करोड़ रुपए लिए और वो हमारी लाल फीताशाही के चक्कर में और हमारे मंत्री महोदय के एक डुलमुल रवैये के चक्कर में वो 50 करोड़ रुपए आज भी डंप है और उन्होंने अभी तक फाइल को क्लियर नहीं की है। आचार संहिता लगने वाली है, मुख्यमंत्री ने दिल खोल के पैसे दिए हैं और वो पैसे मंत्री महोदय न जाने किस उद्देश्य से बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में खर्च करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से मैंने पैसे इसलिए लिए कि मैं उनको पूरे प्रदेश में हर जिले में जहाँ जाऊँ, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ वंचित वर्ग है, उनको दिए जाएं। वो कार्यालय बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं मिलूंगा, कोशिश करूंगा, अगर उन्होंने उसको क्लियर की फाइल को तो हम बहुत जल्दी ये पैसा भी, सरकार का पैसा, हम जिस वर्ग के लिए मिला है उस वर्ग के लिए लगा सके। आपने माइनॉरिटी कमीशन के दौरे किए हैं। घाटमिका में नासिर जुनैद का जो प्रकरण हुआ था, उस टाइम सवाल उठे थे कि आप एज ए माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन वहाँ पहुँचे नहीं पीड़ित परिवार के बीच में। मैं वहाँ डेली अपडेटेड था और डेली मेरी अधिकारियों से बात हो रही थी और मेरे पास यहाँ डेलीगेशन भी आके मिले। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और फिर मैंने जायदा जी से भी बात करी। उन्होंने भी डेलीगेशन लेके जयपुर आई और पीड़ित परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री से मिलाया और मुख्यमंत्री जी ने जो मुआवजा दे सकते थे वो मुआवजा मुख्यमंत्री जी ने एक गाइडलाइन सेट करके दिया। कई बार केस टू केस बेसिस पे हम जितनी हेल्प हमें करनी चाहिए उतनी हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम पीड़ित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मदद करने का एक लक्ष्य हम मन में रखते हैं, एक कोशिश हम मन में रखते हैं कि हम उनको किसी न किसी तरीके से आर्थिक सहायता दे पाएँ। उसकी लाइफस्टाइल आगे कैसे बने, उसका जीवन कैसे कटे आगे, उनके बच्चे कैसे पढ़े, कैसे उनकी लाइफ आगे की गुजरे, इन सब बातों को ध्यान करके और उस पर पूरा संज्ञान लिया जाता है। और मैंने हर केस के अंदर, खाली नासिर जुनैद का मसला ही नहीं, हर केस में मैंने आगे से आगे बढ़ के इन काम को करने की कोशिश। नहीं, आप जैसे मुआवजे की बात कर रहे हो तो आप असगर वाला जो प्रकरण हुआ था ट्रेन का, आप खुद भी गए थे और उन्हीं दिनों में दरियावद के अंदर एक महिला के साथ पति ने अत्याचार किया, तो सीएम साहब वहाँ गए और उनको 10 लाख मुआवजा, यहाँ मर्डर हुआ था उसमें 5 लाख मुआवजा। यहाँ मुख्यमंत्री ने 10 लाख मुआवजा भेजा था, 5 लाख रुपए का मुआवजा ले लिया और 5 लाख रुपए का मुआवजा रिटर्न कर दिया गया। और मेरी मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश रही इस मुद्दे पे और मैं इस बात को लेके चला कि एटलीस्ट हमको जो मानवता के नाम पे धब्बा हो, ऐसे कांड जो हो जाते हैं, मैं इस मामले को नासिर जुनैद से भी और इस मामले को मैं जो उदयपुर कांड हुआ उससे भी ज़्यादा मैं घृणित मानता हूँ, क्योंकि वो आदमी, जिस आदमी का कोई दोष नहीं है, जिससे उसकी पीड़ित की जान पहचान नहीं है, मारने वाला जानता नहीं है और सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी और उसके रिलीजन को देख के अगर गोली मार दी जाती है तो इससे ज़्यादा घृणित काम नहीं हो सकता। मैंने मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की है कि इसको एटलीस्ट नासिर जुनैद की तर्ज के ऊपर इसको मुआवजा दिया जाए। अच्छा, ये जो आपने जो जयपुर में 10 साल से 2013 से गवर्नमेंट का जो माइनॉरिटी हॉस्टल का मामला है, तो 2-3 जगह ज़मीन अलाट भी हुई लेकिन नहीं बन पाया, अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है, क्या ये इसमें आप लोग बनाने में विफल रहे या बन सकता है? अभी भी बन सकता है, अभी भी बन सकता है। मैं मंत्री जी जो हमारे साले मोहम्मद जी कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठें। आज कैबिनेट की मीटिंग भी है, मीटिंग में चर्चा करें। मीटिंग में चर्चा नहीं हो, जयपुर के विधायकों को साथ लेके बैठें। मैं और अमीन भाई हर संभव हमने प्रयास किया कि इसमें काम हो। 10 मीटिंगें हमने धारीवाल जी से की। 6 जून या 8 जून की बात है, धारीवाल जी ने इसमें ऑर्डर कर दिए कि भी पुराना पट्टा सरेंडर करके फला ज़मीन अलॉट कर दी जाए। लेकिन उसके बाद में मंत्री जी की तरफ से क्या प्रोग्रेस की गई इस बारे में कोई अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में उनको फ़ोन किया था, अधिकारियों को, और पूछा था। तो अभी भी अगर मंत्री जी चाहें तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। मंत्री जी को आगे आना चाहिए, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके डिपार्टमेंट का मसला है। कमीशन इस पे मॉनिटरिंग कर सकता है, कमीशन इसमें जमीन अलॉटमेंट या कैंसिल के आदेश नहीं दे सकता। नहीं, सरकार ने कई जगह बनाए हैं, तो राजधानी में तो बड़ी तत्परता से बनना चाहिए था। अन्य जिलों में बनाए हैं सरकार ने, वही मंत्री हैं, वही अधिकारी हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी आप ही की सरकार है, जयपुर में नहीं बन पाए।
जयपुर में नहीं बन पाया। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और बड़ा दुखी भी हूँ, और अपने आप को इस बात में मैं कहीं ना कहीं दोषी भी मानता हूँ। और हम कई दफ़े हमने कोशिश की, मैंने और अमीन भाई ने कई दफ़े कोशिश की कि हम मंत्री जी से बात करें, मंत्री जी से मिलें। फाइल क्यों रुकी हुई है, क्यों डब की हुई है? मंत्री जी को अभी भी इसमें आगे आना चाहिए। मैं साथ चलूँगा मंत्री जी के, और हम सबको मिलकर के इसको अभी भी इसको अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। जयपुर में काफ़ी जो ज़मीनें हैं, जैसे अमानी शाह साहब की है, हमने गट्टे वाले बाबा के ऊपर किया, नवाब कल्लन साहब के, कप्तान फैज़ मोहम्मद साहब, और दूसरी कई ज़मीनें ऐसी हैं जो जयपुर में हैं। वहाँ मुस्लिम हॉस्टल बन सकते हैं। वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं आप, वक्फ बोर्ड ने कई बार ऐसी घोषणाएं भी की हैं, लेकिन इस 3-4 साल में कहीं भी एक पत्थर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे मुस्लिम हॉस्टल का नहीं रखा। देखिए, मुस्लिम हॉस्टल की ज़मीन अलग बन रही थी, ये मुस्लिम हॉस्टल नहीं है, वो माइनॉरिटी का है, गवर्नमेंट का। ये मुस्लिम हॉस्टल तो अलग से बन सकते थे। अलग से बन सकते थे। जब मैं मेंबर बना, और मेंबर बनने के बाद में जो भी पेंडिंग प्रकरण थे, बहुत सारे थे। आपने अपनी बातों में कह दिया कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं, मैं मेंबर हूँ उसके अंदर। और हमारी कोशिश है, कुछ जगह हमने आइडेंटिफाई भी की है कि 1-2 जगह हम चाह रहे थे कि यहाँ हम कुछ बना पाएँ, लेकिन जयपुर शहर में जो ज़मीनें हैं उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ किंतु परंतु है। कहीं कोई कोर्ट केसेस है, कहीं कुछ प्रकरण लंबित है, कहीं कोई बात है, कहीं कोई बात है। एक जगह तो ऐसी थी कि मैंने उनको कहा कि भी 25 लाख रुपए मैं मेरे एमएलए लैंड से दे देता हूँ, उसमें मैंने चिट्ठी भी जारी कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सामने वाली पार्टी हाई कोर्ट से स्टे ले आई। तो ऐसे कुछ केसेस हैं। लेकिन एज ए एमएलए मेरा टेन्योर, अभी हमारा इस सरकार का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वक्फ बोर्ड का टेन्योर बाकी है। और वक्फ बोर्ड की ये इच्छा है कि कोई ना कोई 2-3 काम जयपुर में ऐसे करें जो न केवल माइनॉरिटी हॉस्टल से रिलेटेड हो, बल्कि कुछ ऐसी जगह बने जहाँ कम्युनिटी सेंटर्स भी बन पाए, जहाँ कुछ ऐसा डेवलपमेंट भी हो पाए जिससे वक्फ बोर्ड को रेवेन्यू जनरेट भी हो सके। कई सारी स्कीमें पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ अच्छा। जैसे अमानी शाह दरगाह शरीफ की ज़मीन है, उस पर 97-98 में चेयरमैन थे तब शौकत अंसारी साहब। तो एक प्रपोजल तैयार हुआ था कि अलग अलग सामाजिक संगठनों को वो ज़मीन कुछ न कुछ अलाट कर दी जाए, वो अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से उसमें हॉस्टल डेवलप कर दें, मुस्लिम समाज की अलग अलग कम्युनिटी को। तो वो ऐसा प्रपोजल क्या इस बोर्ड में तैयार नहीं हो सकता कि फलां बिरादरी की तंजीमों को, इदारों को हॉस्टल डेवलप करने की? देखिए, ऐसा कोई प्रपोजल वक्फ बोर्ड के पास अभी तक तो आया नहीं उस ज़मीन के बारे में, लेकिन वो हम सब के दिमाग में है, चेयरमैन के दिमाग में भी है और कमेटी के दिमाग में भी है, और कमेटी के प्रायोरिटी में भी है कि इस काम को हम कैसे अंजाम दे पाएँ और कैसे जल्द से जल्द इस काम को हम कर सकें, कौन सी ज़मीन पे कर सकें, वक्फ बोर्ड का भी नुकसान नहीं हो, डेवलपमेंट भी हो जाए, काम भी हो जाए। बहुत सारे लोग बाग इंटरेस्टेड भी हैं करने के लिए। तो हम इसका एक रूपरेखा खाका हमने तैयार किया हुआ है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत जल्दी आपको इस बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। ये अपने नवाब कल्लन साहब की ज़मीन का जो मामला है, एमएलए क्वार्टर वगैरह टूट गए, और कप्तान फैज़ मोहम्मद साहब जिसके 3-4 किलोमीटर आगे है, इन दोनों ज़मीनों का डेवलपमेंट, इनका अतिक्रमण हटाना, सरकार से कब्जे में लेना, ये प्रक्रिया अभी भी बिल्कुल अधर-झूल में दोनों। अभी इसमें कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिल पाई है। हमने जैसी ये बात सामने आई कि भी इसमें से जो ज़मीन ऑक्शन हो रही है, पहली बात तो जब एमएलए क्वार्टर थे और उसमें एमएलए क्वार्टर में एमएलए लोग रह रहे थे, वो सरकार के अधीन था, ऐसा अंदाज़ा नहीं था कतई कि इसमें से कितनी ज़मीन वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है। फिर किसी ने एक डॉक्यूमेंट दिया, उसके आधार पे हमने कलेक्टर को लिखा है और जेडीसी को लिखा है कि इसका पीटी सर्वे कराया जाए, और पीटी सर्वे करके इस ज़मीन को चिन्हित किया जाए। जो ज़मीन पीटी सर्वे में वक्फ बोर्ड की आ जाएगी, मैंने जेडीसी को खुद फ़ोन किया, मैंने कहा आप इसका फर्दर ऑक्शन नहीं करेंगे। हमने वक्फ बोर्ड ने इसमें स्टे भी ग्रांट किया, हमने स्टे के लिए फाइल लगाई और उसमें स्टे भी लिया, और ये तय किया गया कि इसको फर्दर ऑक्शन नहीं किया जाए जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जाए कि रेवेन्यू लैंड, कौन सी लैंड वक्फ बोर्ड के पास में। हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो नक्शा हमें आया है, नक्शा अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पा रहा। हमें 33 बीघा की एक जमाबंदी तो मिलती है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड पुराने के अंदर हमें कोई नक्शा नहीं मिलता है। हमने कलेक्टर को लिखा है कि पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड मंगा करके इसका नक्शा मंगाया जाए, ताकि इसकी हद तय की जाए, सीमाएं तय की जाए। तो जो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है वो वक्फ बोर्ड को मिले, जो एमएलए क्वार्टर की ज़मीन सरकार की थी वो सरकार को मिले,
और वक्फ बोर्ड उसमें अपना काम करे और जमीन जो गवर्नमेंट की जमीन है वो गवर्नमेंट अपना काम करे। ऐसी स्थितियां चलने जाए। कप्तान फैज मोहम्मद वक्फ जायदाद है, उसमें 2019 का जो आपका बोर्ड बना था, तो पहली मीटिंग में बोर्ड ने डिसीजन लिया, बता रहे हैं कि वहाँ एक जवाहरात का कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन अभी तक वहाँ कोई ईंट भी नहीं लगी, कोई दीवार भी नहीं निकली, करीब 4 साल हो गए। उसी की बात मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें मैंने 25 लाख रुपए दिए थे मेरे एमएलए कोटे से, और फिर उसके पीछे वाले एक टुकड़े के लिए उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई कोर्ट से स्टे लिया है, तो वो किसी वजह से उसमें रुक गया। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि स्टे वेकेंट हो और हम उस स्कीम को अपने पुनर्जीवित करें और उसको लागू करें और वो बनाए वहाँ, ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो सके। अच्छा, सरकार ने जो ज़मीनें रियायती दर पे दी अलग अलग सामाजिक संगठनों को, शैक्षणिक संगठनों को, अपने आदर्श नगर विधानसभा से जुड़े हुए कितने एक ऐसे संगठन हैं जिनको सरकार ने इस 5 साल में रियायती दर पे ज़मीन अलाट करी हो? एक तो स्कूल की ज़मीन, जो अलकुरैश स्कूल की ज़मीन है, जो 170-80 गज के लगभग टुकड़ा बचा हुआ था, वो हाई लेवल कमेटी से तय होकर के उनको अलॉट होना तय हो गया था, और वो ज़मीन बहुत जल्दी उनको पोजीशन में मिल जाएगी। लेकिन कई सारे सामाजिक संगठन है हमारे यहाँ। जो एरिया आदर्श नगर में है, अनफॉर्चुनेटली वो एरिया सारा थिकली पॉपुलेटेड है, और जो आगरा रोड पे इलाका है, उस इलाके के अंदर ज़्यादातर एरिया इकोलॉजिकल में है। तो हमने जो स्कूल कॉलेजेस के लिए और एक आंगनान कॉलेज के लिए हमने एक ज़मीन अलॉट करवाई। आंगनान कॉलेज के लिए हमने करीब 4,000 मीटर ज़मीन रियायती दर पे दिलाई है, जो कॉलेज यहाँ ये लोग चलाते हैं, और एक अलकुरैश स्कूल को भी दिलाई है हमने, और बाकी जो सरकारी स्कूल और कॉलेजेस के लिए ज़मीन हमने अलॉट कराई। अच्छा, अपने जयपुर में नशे का जो कारोबार है, नशे का इतना बढ़ चुका, खासकर ओल्ड सिटी में, तो इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें सुनने में आती हैं कि पुलिस वाले एक्शन तो लेते हैं, लेकिन वो नशेड़ी वगैरह को जो पकड़ते हैं तो सप्लायर वगैरह बीच में आ जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे एक रात बाद छोड़ देते हैं। तो आपके क्षेत्र में भी ये 4-5 थाने हैं, तो इस पे कोई प्रभावी कार्रवाई क्या आप 5 साल में कर पाए, ताकि नशे का जो बाजार गर्म है इस पे कोई रोकथाम लगे? हमने, अगर सबसे कम आप देखोगे तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा। हमारे यहाँ एक बेल्ट के अंदर ये प्रॉब्लम थी, थोड़ी बहुत रामगंज इलाके में थी, जवाहर नगर कच्ची बस्ती वाले इलाके में थी, और गलता गेट में थी। जब आनंद श्रीवास्तव जी कमिश्नर थे, तब हमने एक सघन अभियान बना करके और इस पर बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की। करीब 30-40 लोगों को इसमें पकड़ा गया। और अब भी पीछे हमने जितने भी ये बेचने वाले लोग बाग हैं उनको आइडेंटिफाई किया, और उनको आइडेंटिफाई न केवल आइडेंटिफाई किया बल्कि उनको रेड हैंडेड गिरफ्तार भी किया। और अब भी 3 दिन पहले मैं फिर कमिश्नर से मिलकर आया हूँ। तो जो जितना ख़राब माहौल 4 साल पहले था, उसके मुकाबले आज काफ़ी अच्छा माहौल है। पार्कों में जब मैं एमएलए बना तो पार्कों में सिरिंज मिला करते थे, लोग बाग पार्कों के किनारे बैठे हुए ये इंजेक्शन लगाया करते थे। आज ऐसी स्थितियाँ नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कम्प्लीटली बंद हो गया। हमने और कमिश्नर साहब ने बैठ के अभी 4 दिन पहले मीटिंग करी है, एक प्लानिंग करी है, और मैं वो प्लानिंग अभी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि वो एक बार एग्जीक्यूट हो, ताकि इस पे पूर्णतः लगाम लग सके। आपके आदर्श नगर ब्लॉक की इसकी जो मीटिंग हुई थी 15-20 दिन पहले, उसमें किसी भी मुद्दे को लेकर जो भी विवाद, झगड़ा, मारपीट हुई, तो ये क्या कारण रहा कि चुनावी वर्ष 3 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, पार्टी की मीटिंग में ये झगड़ा हो जाए? 2 कार्यकर्ताओं में आपसी मनमुटाव था, और वो वहाँ एक मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, मीटिंग स्पॉट के बाहर एक छोटा मोटा झगड़ा उनमें आपस में हुआ, जो कि उनकी आप पहले की कन्वर्सेशन देखोगे ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि वो पहले से ही उनमें आपस में कुछ नाइत्तेफाकियाँ थी। और कोई भी ऐसा इंसिडेंट, चाहे मीटिंग स्थल पे हो चाहे मीटिंग स्थल के बाहर हो, निंदनीय है। मैंने निंदा की, जिसने भी ऐसी बात की उनको भी मैंने कहा, और सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए, और ये कहा कि आगे से ऐसी बातें टॉलरेट नहीं की जाएगी। लेकिन मीटिंग बहुत अच्छी हुई और बहुत सुचारू रूप से हुई, काफ़ी जोश में कार्यकर्ता थे। मैंने उनको कहा कि जोश के साथ होश से काम लेना है, चुनाव जीतना है, कार्यकर्ताओं में आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर के सांप्रदायिक ताकतें जो भी कांग्रेस के साथ लड़ रही है उनसे लड़ना चाहिए और चुनाव जीतने का प्रयास करना चाहिए। आपसे एक आखिरी सवाल कि पैरा टीचर थे, संविदा कर्मी, जिनको आपने नियमित कराने के लिए जगह जगह जो भी दौड़ धूप उन्होंने आंदोलन किया, आपने उनका साथ दिया, और उनको सरकार ने अनुदेशक बना दिया, नियम 2022 लागू भी कर दिया। अब वो उनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो थोड़ी सी स्लो जरूर है। क्या लग रहा है कि आचार संहिता से पहले नियमित हो जाएंगी?
देखिए, नियमितीकरण की प्रक्रिया नहीं चल रही है। नहीं, अभी 15 को मीटिंग हुई, आज कैबिनेट में बता रहे हैं कि शायद आ सकता हो। जी, एक अलग से कानून बनाया गया है, और अलग से कानून इस बात का बनाया गया है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर थी या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ थे या जो शिक्षाकर्मी थे, जिनको बहुत अरसे से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। जब आप किसी चीज़ को नियमित करने जाते हो तो उसमें बहुत से पैरामीटर लग जाते हैं, तो उस पैरामीटर में जो आदमी काम कर रहा है वो तो रह जाता है और दूसरे आदमी को उसमें फ़ायदा मिल जाता है। तो ऐसी पॉलिसीज़ मुख्यमंत्री ने बनाई। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि वो काफ़ी हद तक ये जो समस्या थी उसका समाधान हुआ। और आप भी मेरी बात से एग्री करोगे कि जब मैं एमएलए बन के आया 2019 में, और जब पहला इनका धरना था, मैं धरना स्थल पे गया, तब एक मदरसा पैरा टीचर को 7200 रुपये तनख्वाह मिलती थी। आज वो 16,000 रुपये मिनिमम तनख्वाह मिल रही है। 16,900 रुपये तनख्वाह मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा चेंज अपने आप में है। ये 2 गुना 2.5 गुना से ज़्यादा। फाइनेंस की मीटिंग हो गई बता रहे हैं, शायद इनको कोई नियमितीकरण स्पेशल तौर पे करने की तैयारी बता रहे हैं कि हो चुकी है। अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, और जैसे ही आएगी अलग अलग प्रपोजल, अलग अलग चिट्ठियाँ मूव हमने करी हुई है, अलग अलग बातें लिखी हुई है, कौन सी चीज़ पे सरकार और अधिकारियों के बीच में और उसमें सामंजस्य बनता है, क्या नियमों के तहत कर पाते हैं, वो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में सामने आएगी सारी चीज़ें। आप 5 साल हो रहे हैं सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं, और आप अपने काम में 10 में से कितने नंबर? मेरे काम का नंबर तो आप मेरे जनता से लो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरे क्षेत्र के लोगों से लो। मैं ही अपना नंबर देने लग जाऊंगा तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हो जाऊंगा। लेकिन सरकार की बात मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर एक नए आयाम सेट किए हैं, देश और दुनिया को नई दिशा मिली है। राजस्थान सरकार के कामों से, चिरंजीवी योजना से, ओपीएस की स्कीम से, बिजली के मामले से, राशन के मामले से, एक ऐसी स्कीमें धरातल पे लेके आए, पेंशन योजना से, सोशल सिक्योरिटी से, जो धरातल पे उतारना इम्पॉसिबल नज़र आता था। बीजेपी वाले कहते थे अरे रेवड़ियाँ बांट रहे हो, कैसे करोगे? और मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का पैसा है और जनता को दे रहे हैं, कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। और आज हम उसमें कामयाब हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पेंशन मिल रही है। पूरी दुनिया की नज़र राजस्थान पे है। कैसे चिरंजीवी योजना लागू कर दी, कैसे सोशल सिक्योरिटी की स्कीम लागू कर दी। यूपी में 25 करोड़ की आबादी, पेंशन का बेनिफिशियरी 84 लाख। यहाँ की आबादी 7 करोड़ की, पेंशन का बेनिफिशियरी 1 करोड़। बहुत फ़र्क है। लोगों की नज़रें राजस्थान के ऊपर है। राजस्थान की स्कीमों को, राजस्थान में लागू किए हुए कामों को जब हम कर्नाटक के मैनिफेस्टो में डालते हैं, जब हम हिमाचल के मैनिफेस्टो में डालते हैं, तो हमें जनता, वहाँ की जनता हमें एक्सेप्ट कर लेती है और हमें वोट देती है और सरकार बनाती है पूरी मेजॉरिटी के साथ। तो राजस्थान तो वो प्रदेश है जहाँ वो स्कीमें लागू हुई है, जहाँ उन स्कीमों को क्रियान्वित किया गया है, एग्जीक्यूशन किया गया है। तो वो स्कीमें जब राजस्थान में लागू की गई है, क्रियान्वित की गई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम फिर से सरकार बनाएंगे। 10 में से कुछ ज़्यादा नंबर भी मैं राजस्थान सरकार को दे सका तो देता, लेकिन 10 में से 10 ही दे सकते हैं। और ये कह सकता हूँ पूरे देश के अंदर मैसेज है कि काम करना हो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीखो। काम के मामले में आम आदमी के प्रति, समाज के तिरस्कृत और आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के प्रति जो काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है, शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। और आज के सिनेरियो में मैं 50 से ज़्यादा देशों में घुमा हुआ हूँ। ऐसी स्कीमें 25 लाख रुपए तक की बीमारी का फ्री इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल तक में अमेरिका में भी नहीं होता है। अच्छा, ये राजस्थान का बासिंदा लकी है कि उन्होंने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी स्कीम लॉन्च की जिसको पूरी दुनिया देख रही है, एक नई दिशा के रूप में देख रही है। जब जनता का नंबर आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे 5 साल हाथ ऐसे ही रखा देने में। और जनता से भी गुजारिश करूंगा कि जब आपका देने का नंबर आए तो मुख्यमंत्री को देने में कमी नहीं रखे, ताकि देश में मैसेज जाए कि काम करने वाले को वोट मिलता है, बिना काम करने वाले को वोट नहीं मिलता। सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले से, घृणा से, हिंसा से वोट नहीं मिलता, काम से वोट मिलता है। इस बात का जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिलेगा तो सिर्फ राजस्थान में। अच्छा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से एक वोटों का बंटवारा होता है, देश में हर जगह होता है, और इंडिया गठबंधन विपक्ष की पार्टियों का 27-28 का बन गया। इन दोनों मुद्दों को क्या राजस्थान के चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा?
इन दोनों मुद्दों में राजस्थान की राजनीति में बहुत प्रभाव पड़ेगा। मैं अभी जो मैं पहले बोला उसमें इस बात का जवाब नहीं थे कि सांप्रदायिक ताकतें इस बार कामयाब नहीं होगी। लोगों ने समझ लिया है, काम ही कामयाब होगा। खूब आरोप लगाए इन्होंने कर्नाटक में एक बच्ची के खिलाफ, हिजाब के रूप में, हिजाब के खिलाफ कर्नाटक के अंदर छात्र जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उसके खिलाफ माहौल बनाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, भय और खौफ का माहौल बनाते हैं। एक बच्ची के चारों तरफ 50 लड़के और उसके ऊपर जोर जोर से नारेबाजी। भगवान श्री राम ने ये नहीं सिखाया हमको। मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है तो भगवान श्री राम को दी गई है। मर्यादा निभाना सिखाया है, मर्यादा सिखाई है, मर्यादा लांघना या मर्यादा तोड़ना नहीं सिखाया है। और जिन्होंने मर्यादा तोड़ी उनका अंत रावण जैसा हुआ। और कर्नाटक में भी यही हश्र हुआ है। सांप्रदायिकता की बातें करने वालों का हश्र वही होगा जो कर्नाटक में हुआ। हम फिर से राजस्थान में सरकार बनाए। सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट हैं? पूरी तरह से। ये थे रफीक साहब, जो माइनॉरिटी कमीशन राजस्थान के चेयरमैन, राजस्थान वक्फ बोर्ड के मेंबर और आदर्श नगर के विधायक। और गई बार 2018 में इनको पहली बार कांग्रेस ने टिकट दिया था और आदर्श नगर कांग्रेस ने पहली बार जीती। और इनका भी पहला चुनाव था। इन्होंने जिनको हराया था वो भारतीय जनता पार्टी के तब प्रदेश अध्यक्ष थे, 2 बार के विधायक थे, अशोक परनामी साहब, जिनको हराया था। और हर सवाल का इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।